नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के विज्ञान विषय के टॉप इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुके हैं, जिनमें 30-30 प्रश्नों के माध्यम से आपको टॉप इंपोर्टेंट 90 क्वेश्चन मिल चुके हैं और आज 30 और नए क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से लगातार आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोग भी अपने स्तर से तैयारी करते रहें। तो चलिए एक एक करके इन सब प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी टेस्ट को लगाएंगे। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इस सिद्धांत का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत मोटर बनाने के लिए, विद्युत जनरेटर बनाने के लिए या फिर विद्युत बाटमापी बनाने के लिए। तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत मोटर बनाने के लिए। बी वाला इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो इस पर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला प्रश्न है, कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? अतिचालक, अर्धचालक, परावैद्युतिकी या फिर पूर्ण चालक। तो इनको क्या कहा जाता है? ये आपके अतिचालक कहलाते हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। अतिचालक पदार्थों का अति निम्न तापमान लगभग 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो 0 केल्विन पर या फिर -273 डिग्री पर इसका प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? अतिचालक पदार्थ। अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण या फिर गुरुत्व के कारण। तो ये गोलाकार आकार किसके कारण होता है? आपका पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव से वर्षा की बूंद आपकी गोल हो जाती है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है, क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। अतः वर्षा की बूंद तथा पारे के कण गोलाकार होते हैं। पृष्ठ तनाव अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण उत्पन्न हो जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर परवलयी दर्पण। तो किसका होता है यहाँ पर? परवलयी दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो आपकी आगे की लाइट होती हैं। आगे आप देखें, वाहनों की हेडलाइटों में परवलयी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलयी अवतल दर्पण किसी दूर स्थित स्रोत से ऊर्जा को एकत्र कर उसे एक उभयनिष्ठ नाभिकीय बिंदु तक लाने में प्रयोग किए जाते हैं। हेडलाइटों में प्रयुक्त परवलयी अवतल दर्पण किसी स्रोत से आने वाली ऊर्जा को बाहर की ओर समांतर किरणपुंज के रूप में प्रक्षेपित कर देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर मारीचिका एक उदाहरण है। मारीचिका किसका उदाहरण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का या फिर केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो ये किसका उदाहरण होता है? आपका प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है। तो सी वाला इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखें। मारीचिका एक प्रकार की वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है, जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तुओं के उल्टे या फिर बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक की दूरी कम होने के कारण प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है। इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। तो सी वाला इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम बाइक्लोराइट। तो इसका नाम क्या होता है? रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। बी वाला इसका आंसर है। ब्लीचिंग पाउडर पर कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपका क्या होता है? CaOCl, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। रोगाणुनाशी के रूप में जल को शुद्ध करने में प्रयुक्त किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने के लिए भी किया जाता है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो न्यूनतम तापमान पर कौन सी गैस आपकी द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होती है? न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो पहला वाला इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में, बिंदुकों के रूप में, धूम्र कोहरा के रूप में या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्द्रता के रूप में। पहला वाला इसका आंसर है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा इससे मापी जाती है। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखें। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। तो आर्द्रता क्या कहलाती है आपकी? जो आपकी अदृश्य जलवाष्प की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है,
यह सत लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तांबा की, जस्ता की, टिन की या फिर निकेल की? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। बी वाला इसका आंसर है। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखें। लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यह सत लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। और जिंक की परत चढ़े लोहे को गैल्वनीकृत लोहा कहते हैं। इस प्रकार के लोहे में जंग नहीं लगती है, तो जंग न लगने के लिए इसकी परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में होता है केवल द्रव्यमान, केवल आवेश, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों, ना तो द्रव्यमान और ना ही आवेश। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सी वाला। द्रव्यमान और आवेश दोनों कैथोड किरणों में आपके होते हैं। यहाँ पर कैथोड किरणों के बारे में और क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कैथोड किरणें परमाणु में पाए जाने वाले ऋणावेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं। तो ये किससे बनी होती है? आपकी इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण हैं, अतः कैथोड किरणों में द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? कीटों और पक्षियों के पंख, मछली और बिल्ली की पूंछ, मगर की त्वचा और पक्षियों के पंख, घोड़े और आदमी के अग्रपाद। तो आपके समजात अंग क्या कहलाते हैं, जिनका लगभग समान काम होता है? तो घोड़े और आदमी के जो अग्रपाद होते हैं वो क्या है? आपके समजात अंग हैं। वे अंग जो आकार और कार्यों में असमान किंतु उत्पत्ति और मूल संरचना में समान होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। घोड़े और मनुष्य के अग्रपाद समजात अंग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, ड्रेसर ने या फिर एडवर्ड जेनर ने? तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज वर्ष 1900 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था, जिसे इन्होंने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था। तपेदिक के इलाज के लिए पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड PAS का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का उपयोग कवक द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो स्टोन कैंसर किस कारण से होता है आपका? अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता या फिर जीवाणुविक क्रिया? तो स्टोन कैंसर किससे होता है आपका? अम्ल वर्षा के कारण होता है। तो पहला वाला इसका आंसर है। अम्ल वर्षा के फलस्वरूप नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड अम्ल वर्षा बनाते हैं, जो पत्थरों पर वर्षा के साथ आते हैं और पत्थर की सतह को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? स्टोन कैंसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग, डिबीकिंग, डबिंग या फिर पैकिंग? तो इसका सही आंसर क्या है? इसको ब्रेलिंग कहते हैं, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का तापमान स्थायी रखती है? तो शरीर का टेम्परेचर मेंटेन कौन सी ग्रंथि रखती है आपकी? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अबटू ग्रंथि या फिर हाइपोथैलेमस? तो कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। यहाँ पर इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है। लेकिन हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि के भी मास्टर ग्रंथि का काम करती है। मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्त्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजन की भूमिका निभाता है। यह शरीर के तापमान, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण तथा शरीर की सुरक्षा आदि का नियंत्रण करता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है? तो हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर आपका क्या कहलाता है? SA नोड, AB नोड, कोर्डे टेंडिन या फिर AVS सेप्टम? तो इसका सही आंसर है आपका SA नोड। SA नोड आपका प्रारंभिक पेस मेकर कहलाता है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। गति प्रेरक पेस मेकर हृदय से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है कि पेस मेकर किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे है? हृदय से। हृदय 4 भागों में विभाजित होता है, RA, LA, RB और LV। गति प्रेरक पेस मेकर SA नोड, सिनोओट्रियल नोड इसका फुल फॉर्म है, को कहते हैं। यह आरे दाएं आलिंद में स्थित होता है। यहाँ से दिल की धड़कन उत्पन्न होती है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन कौन सा प्रोटीन ले जाता है? कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन या फिर एल्ब्यूमिन? तो कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है आपके रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का। इसके बारे में कुछ और चीजें आप ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो ये RBC में आपका पाया जाता है। इस पर भी क्वेश्चन आपको देखने मिल जाता है। RBC का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? रेड ब्लड सेल। इस पर भी क्वेश्चन बनता है आपका लाल रक्त कणिकाएं, जिसमें लोहा पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में आपका क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। यह टेट्रामर प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित कर गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है, जो विखंडित होकर ऑक्सीजन छोड़ देता है और यह ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है और CO2 वापस लाती है। इस प्रकार से आपके शरीर में प्रक्रिया चलती है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र बनता है कैलिसिस से,
संग्राहक वाहिनियों से, मूत्र वाहिनियों में या फिर मूत्राशय में। तो मूत्र आपका किससे बनता है? संग्राहक वाहिनियों में। ये आपका संग्राहक वाहिनियों में बनता है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। संग्राहक वाहिनियाँ वृक्क का भाग होती हैं। मूत्र अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। तो आपके वर्णक का नाम भी पूछ लेते हैं कि मूत्र का जो हल्का पीला रंग है वो किसके कारण होता है? ये आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन आपका निकल जाता है? विटामिन सी। अब इसका कारण क्या है? आखिर विटामिन सी ही क्यों निकलता है? तो यहाँ पर आप देखें, मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील होते हैं। तो कौन कौन से विटामिन हैं जो आपके वसा में घुलनशील हैं? ए, डी, ई और के। तो आपका ए, डी, ई और के आपका क्या है? ये आपके वसा में घुलनशील हैं तथा 9 जल में घुलनशील हैं। तो बी के आपके जो ये विटामिन है और आपका सी विटामिन, ये क्या है? आपके जल वाले हैं। ये जल में आपके घुल जाते हैं। तो जो वसा में घुलनशील हैं वो जल में धोने से नहीं निकलेंगे आपके, इसलिए यहाँ पर ए, डी और ई नहीं निकलते हैं। सी आपका निकल जाता है क्योंकि सी क्या है? पानी में घुलनशील है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है? पित्ताशय, यकृत, पित्तवाहिनी या फिर अग्नाशय। तो ये कई सारे अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि जैसे पित्त का स्रोत पित्ताशय हो, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर आपका नहीं है। क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? पित्त का स्रोत क्या होता है? यकृत आपका। बी वाला इसका आंसर है। पित्ताशय आंसर आपको नहीं करना है। यहाँ पर आप देखें, पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। यह यकृत में बनता है। इसमें लगभग 92% जल होता है आपका, 6% पित्त लवण होता है, वो 0.3% पित्त वर्णक होता है तथा ये तमाम कोलेस्ट्रॉल वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। यह लिपिड के पाचन और अवशोषण में सहायक करता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा किससे दर्शाई जाती है? रियोस्टेट से, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर या फिर एमीटर से। तो इसे गैल्वेनोमीटर के द्वारा दर्शाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किसी परिपथ की विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर धारा का मान मापता है। तो एमीटर आपका क्या करता है? ये धारा का मान मापता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई विद्युत प्रतिरोधकता की क्या होती है? एम्पियर, कूलम, ओम या फिर ओम मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ओम मीटर होता है। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता में उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश चलने देते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति खाली स्थान से भी अधिक होती है। तो यहाँ पर अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज या फिर 2000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपकी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है, जिनको हम अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग कहते हैं। किसी अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है और इंफ्रासोनिक की 20 हर्ट्ज से भी कम होती है तथा श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, जो मनुष्य के कान सुन सकते हैं। उनको श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जब आपकी मिल जाएगी तो दोनों के योग को हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो इन दोनों का योग आपका यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अब इनके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है? किसी वस्तु के गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या होती है? किसी वस्तु की स्थिति में अवस्था के कारण उसमें जो निहित ऊर्जा है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इन दोनों पर भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम है, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, बल के प्रभावों को समझाने में सहायक है, दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूटन का दूसरा नियम आपका क्या होता है? ये बलों के प्रभावों को समझाने में सहायता करता है। तो बी वाला इसका आंसर होगा। जड़त्व के नियम से किसे जाना जाता है? न्यूटन के पहले नियम को। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इस पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, अर्थात न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल के प्रभावों को समझाने में सहायक है। F=ma इसका फॉर्मूला है, जहां m द्रव्यमान है और e आपका त्वरण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात की जा रही है, एथीन, एथाइन, ईथर या फिर प्रोपीन। तो इसका आंसर क्या होगा? ईथेन आपका क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो सी वाला इसका आंसर है। संतृप्त कार्बन यौगिकों के विपरीत जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल सहसंयोजक बंध होता है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में असंतृप्त के क्षेत्र होते हैं जहां बहुबंध होते हैं। तो एकल सहसंयोजक बंध आपके कहाँ पर होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और बहुबंध आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता किसके लिए होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी के लिए। इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। जलोढ़ मिट्टी जिसे क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इस पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है जो नदी घाटियों और डेल्टा क्षेत्रों में जमा होती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे जैविक पदार्थों की कमी होती है, लेकिन कणों का संगठन काफ़ी व्यवस्थित होता है। तो ये मिट्टी क्या होती है? आपकी उपजाऊ होती है, इसलिए इसमें न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, अफीम पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पत्ती से, पोस्ता से, तना से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे प्राप्त होती है? आपकी पोस्ता से। बी वाला इसका आंसर होगा। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अफीम पोस्ता में पाया जाता है जो एक फूल की तरह होता है। तो इस पर भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? स्थिरीकरण से, प्रदूषण से, रूपांतरण से, या फिर नवीनीकरण से। तो ये आपका रूपांतरण से होता है। सी वाला इसका आंसर होगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो ऊर्जा के एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण होने से होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है, जिसमें प्रत्येक स्तर की उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। तो स्थानांतरण के कारण आपका क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस, सौर ऊर्जा या फिर सभी। तो ये सभी इस पर क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। तो ये थे टॉप इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। इन प्रश्नों के अलावा अगर आप लोग और अच्छे तरीके से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। एप्लीकेशन पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। अच्छे लेवल की आपकी टेस्ट सीरीज वहाँ पर, और जो लेटेस्ट सिलेबस आपका 2025 का जारी किया गया है उसी पर आधारित है। एक टेस्ट डेमो के लिए आपका सब्जेक्ट वाइज, तो वहाँ पर जाकर उसे आप देख सकते हैं। बाकी फुल लेंथ टेस्ट वहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे करके और अपलोड वहाँ पर आपके किए जाएंगे, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।